नमस्ते सभी को। एक बार पुनः स्वागत है आपका इतिहास के क्लास में। और आज हम बीए बीएड सेकेंड ईयर इतिहास विषय को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने कुछ टॉपिक आपको करवा भी दिए हैं, लेकिन कुछ अभी मांग आ रही है कि सर सिलेबस करवाओ पहले, यानी आपका पाठ्यक्रम क्या है, कि कोरोना की वजह से कितना कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, क्या हुआ है। यानी सबसे पहले मैं आपको आपका सिलेबस बता देता हूँ भी आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा, कितने नंबर का आएगा, क्या रहता है। सेकेंड ईयर का सिलेबस है वो, उसमें क्या रहता है कि आपकी 2 किताबें लगती है। कितनी किताबें लगती हैं? 2 किताबें। और उसके अंदर 80 नंबर का पेपर होता है, यानी आपका जो लिखित रूप का जो पेपर होगा वो होगा 80 नंबर का, और 20 नंबर जो हैं आपके वो इंटरनली भेजे जाएंगे। ठीक है, तो कुल कितने हो गए? 100 नंबर। कुल कितने? 100 नंबर। यानी आपके जो 2 बुकें लगती है और 2 बुकों के अंदर आपका 80 160 और 20 इंटरनल नंबर। समझ में आ गई? यानी आपकी जो पहली पुस्तक है, बारी बारी समझो आप, आपकी जो पहली पुस्तक है वो है इंडियन हिस्ट्री अर्लीस्ट टाइम्स टू 650 AD। यानी आपकी जो पुस्तक का नाम है वो है प्राचीन भारत। पुस्तक का जो नाम है वो प्राचीन भारत अर्लीस्ट, प्राचीन से 650 ईसा पूर्व तक। यानी आप लोगों को बीए बीएड सेकेंड ईयर में इतिहास विषय के अंदर आपको सिर्फ प्राचीन भारत, प्राचीन से 650 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यानी आपकी ये जो पुस्तक है पहली, इसके अंदर आपको सिर्फ प्राचीन भारत के बारे में पढ़ना है। और प्राचीन भारत में कहाँ तक पढ़ना है? यानी प्राचीन यानी आपके मानव की उत्पत्ति से लेकर और 650 ईसा पूर्व तक का जो इतिहास है वो आपको इस पुस्तक में पढ़ना है। आपकी जो कुल इकाई है, कुल इकाई यूनिट बोलो आप उसे, वो कुल इकाई है 5। यानी कुल इकाई कितनी हो गई? 5। ठीक है, तो 5 इकाइयों में से आप मान के चलो आपके 80 नंबर का तो काम हो गया लिखित, जो कि आपके मेन एग्जाम होगा वो। और उसके पश्चात आपका जो बचेगा 20 नंबर का कार्य है वो आपको होगा इंटरनली, यानी आपको कॉलेज में आपकी फाइल वगैरह बनानी पड़ेगी आपको, या आपको कुछ प्रैक्टिकली वर्क दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग जो आप अच्छा करोगे तो उसके हिसाब से आपको 20 नंबर के हिसाब से उसका डिवाइडेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कुल नंबर आपके कितने होंगे? 80 + 20 = 100, और 100 उस पुस्तक के हो गए 200 नंबर का आपका मेरिट बन जाएगी। ठीक है, तो इकाई कुल कितनी है? 5। तो प्रथम इकाई पढ़ते हैं अपन। कौन सी इकाई पढ़ते हैं? प्रथम इकाई। प्रथम इकाई में क्या क्या चीज़ें दी गई है? तो सबसे पहले देखिए, इसमें प्रथम इकाई में चीज़ दी है, सिलेबस है मेरे पास आपका। प्रथम इकाई में सोर्स ऑफ एसेंट इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। ठीक है, उसके पश्चात है उसका साहित्य। भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, साहित्य, पुरातात्विक स्रोत आदि। ठीक है, उसके पश्चात है इन फिश ऑफ ज्योग्राफी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी इतिहास का भूगोल के साथ संबंध, भूगोल से संबंध। ठीक है, उसके पश्चात ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारतीय भौगोलिक विभाजन, यानी ज्योग्राफी डिवाइडेशन। उसके बाद है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता। उसके पश्चात है अर्बन प्लानिंग, इकोनॉमी, यानी यहाँ की व्यवस्था, शहरी व ग्रामीण, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की ग्रामीण और शहरी व्यवस्था।
उसके बाद है उनकी अर्थव्यवस्था, इनका संपर्क विद अदर सिविलाइजेशन, यानी अन्य सभ्यताओं के साथ इनका संबंध, अन्य सभ्यताओं के साथ इनका संबंध। ठीक है भाई, यानी आपकी जो प्रथम इकाई है वो ये है BA B.Ed सेकेंड ईयर इतिहास विषय। आपकी पहली पुस्तक का नाम है प्राचीन भारत, प्राचीन से 650 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसके अंदर इकाई 5 है जो आपकी प्रथम इकाई है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत है, यानी एक पूरा पेज आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको लिखवा दूंगा कि भारतीय इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत है, वो आपको सब बता दिया जाएगा। तकरीबन 5-7 पेज भरेंगे इसके। उसके बाद इसका साहित्य क्या है, इसके पुरातात्विक स्रोत क्या है, वो चीज़ें अपन इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इसका अमल भूगोल के साथ संबंध क्या है, हिस्ट्री का ज्योग्राफी के साथ अटैचमेंट क्या है, इसका रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, वो अपने को इसका क्लियर करना है। उसके बाद भारतीय ज्योग्राफिकल डिवाइडेशन है, वो इसके बारे में पढ़ना है, यानी भारतीय भौगोलिक विभाजन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें सिंधु सरस्वती जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में जानना है। उसके बाद इनकी जो सेटलमेंट रिपोर्ट है उसके बारे में जानना है, इनकी कनेक्टिविटी के बारे में जानना है, इनके अर्बन और रूरल जो कनेक्टिविटी थी उसके बारे में जानना है, इनकी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है, और इनका जो संबंध यानी रिलेशन बिटवीन अदर सिविलाइजेशन यानी अन्य सभ्यताओं के साथ इनका संबंध क्या था वो जानना है। ठीक है, ये इनकी क्या आपकी प्रथम यूनिट है, क्या है प्रथम यूनिट। ठीक है, अब दूसरी यूनिट पढ़ते हैं अपन इसके बारे में। सेकंड यूनिट क्या है, प्रथम इकाई। प्रथम इकाई के बाद में अब आएगी दूसरी, कुल इकाई 5 है। ठीक है, तो दूसरी इकाई यानी द्वितीय इकाई। द्वितीय इकाई के अंदर आपका जो पोर्शन दिया गया है वो दिया गया है महाजनपद काल। महाजनपद काल, महाजनपद काल। उसके बाद महाजनपद काल की प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था, द एज ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। द्वितीय शहरीकरण, द्वितीय शहरीकरण, द्वितीय शहरीकरण। उसके बाद है इसमें राइज ऑफ मगध, मगध का उदय, मगध का उदय। उसके बाद है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त एक्सेंट ऑफ एम्पायर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ सॉरी, एक बार इसमें मगध का उदय और इसी के साथ दिया है नंद वंश का उदय, नंद साम्राज्य, यानी मगध का उत्कर्ष। 16 महाजनपद, ये महाजनपद पढ़ ली ना अपने, महाजनपदों में मगध एक जनपद है। उसके बाद नंद, और नंद के बाद है द एज ऑफ मौर्य, मौर्य काल। मौर्य काल, मौर्य काल में अपने को पढ़ना चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में। और चंद्रगुप्त के बारे में क्या पढ़ना है, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था यानी इसका साम्राज्य, साम्राज्य व प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था। ओके, और इसके बाद में अपने को पढ़ना है अशोका हिज कॉन्सेप्ट ऑफ दम, यानी अशोक मान के बारे में पढ़ना है, अशोक और दम की नीतियों के बारे में, दम की नीतियाँ। ये आप इनकी क्या है सेकंड यूनिट है, इसकी आपकी क्या सेकंड यूनिट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सेकंड यूनिट आ गई आपकी, यानी सेकंड यूनिट में क्या आएगा, महाजनपद काल आ गया, महाजनपद काल बनेगा नहीं, द्वितीय शहरीकरण आएगा। उसके बाद महाजनपदों की प्रशासनिक व्यवस्था, उसके बाद सेकंड अर्बनाइजेशन इन द्वितीय शहरीकरण, उसके बाद मगध का उदय, नंद साम्राज्य, मौर्य काल, चंद्रगुप्त का साम्राज्य है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, अशोक और अशोक की दम की नीतियाँ। ये अपने को कौन सी यूनिट में पढ़ना है, दूसरी यूनिट में पढ़ना है। कौन सी यूनिट में पढ़ना है, दूसरी में। अब अपन पढ़ेंगे इसकी तीसरी यूनिट के बारे में, यानी 2 यूनिट बता दी मैंने आपको। तीसरी यूनिट क्या है,
तीसरे अनुदेश में इसका चलता ही आएगा, यानी 650 तक का इतिहास पढ़ना अपने को, तो यही तक सीमित कर देगा अपने को ये। इकाई थर्ड, इकाई थर्ड में आपको दिया है पोस्ट मौर्य सोसाइटी एंड पोलाइटी। ठीक है, मौर्य समाज, मौर्य समाज व उसका प्रशासन, समाज व उसका प्रशासन, कला और वास्तुकला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला व वास्तुकला। ठीक है, किस किस की है, यानी कला व वास्तुकला पढ़ने आपको मथुरा व गंधार कला के बारे में, मथुरा व गंधार कला। ठीक है, उसके बाद में पढ़ना है अपने को सूंग सातवाहन व कुषाण वंश, सूंग सातवाहन व कुषाण वंश, कुषाण वंश। ये हो गई आपकी तीसरी यूनिट का पार्ट चल रहा है। उसके बाद इसमें दिया है शक वंश के बारे में, शक वंश, और शक वंश में पढ़ना अपने को रुद्र दमन के बारे में, रुद्र दमन के बारे में, ये शासक है इसका। उसके बाद तीसरी यूनिट में इकोनॉमी ऑफ प्री गुप्त पीरियड, यानी गुप्तों की आर्थिक व्यवस्था, गुप्तों की आर्थिक व्यवस्था। उसके बाद में ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी व्यापार व लेन देन, या व्यापार या वाणिज्य भी बोल सकते हो आप इसको, व्यापार व वाणिज्य। ठीक है, उसके बाद ट्रेड गाइड्स, फॉरेन ट्रेड, विदेशों के साथ इनका व्यापार, विदेशों के साथ इनका व्यापार। ठीक है, ये यूनिट कौन सी आपकी तीसरी। देखिए, प्रथम यूनिट बता दी, दूसरी बता दी, तीसरी जो यूनिट है उसके अंदर मौर्यों के बारे में जानना है, यानी मौर्य समाज, उसका प्रशासन, उनकी कला, उनकी वास्तुकला के बारे में। उसके बाद मथुरा व गंधार कला के बारे में आता है, सूंग वंश के बारे में पढ़ना है, सातवाहन वंश के बारे में पढ़ना है, कुषाण वंश के बारे में, यानी सूंग के अंदर अपने को पुष्यमित्र सूंग है उनके बारे में जानना है, सातवाहन वंश के बारे में गौतमी पुत्र सातकर्णी है उनके बारे में, और कुषाण वंश के बारे में अपने को भीम कनफिशेस, ये कनिष्क के बारे में जानना है। उसके बाद शक वंश को पढ़ना है, शक वंश में अपने को रुद्र दमन को पढ़ना है। उसके बाद गुप्तों की आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानना है, उनका व्यापार और वाणिज्य के बारे में पढ़ना है, और विदेशों के साथ इनका क्या व्यापार होता है ये जानना है। ठीक है, ये सारा का सारा अपने को कौन सी यूनिट में पढ़ना है, तीसरी यूनिट में। कौन सी यूनिट में, तीसरी में। तो चौथी यूनिट पढ़ेंगे अपने। चौथी यूनिट में क्या दिया गया आपके, चौथी यूनिट आपकी जो चौथी यूनिट है उसमें दिया गया है सब वही चीज़ चल रही है, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य यानी इसमें आपका पूरा का पूरा गुप्त डालेगा ये गुप्त साम्राज्य है। गुप्त साम्राज्य के अंदर अपने को पढ़ना है चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। उसके बाद स्कंदगुप्त के बारे में, स्कंदगुप्त के बारे में। उसके बाद जानना है अपने को गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी, गुप्तों की गुप्तों का समाज, गुप्तों का समाज व इनकी प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है भाई। उसके बाद इसमें दिया है ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड, गुप्त काल के दौरान, गुप्त काल में व्यापार व वाणिज्य।
ठीक है। उसके बाद चौथी यूनिट में दिया गया है लैंड रेजिस्ट्रेशन ऑफ गुप्त रूल्स, यानी गुप्तों की राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक विचार, ठीक है। यानी ये इसकी चौथी यूनिट में गुप्त वही चीज़ पूछ रहा है, लेकिन इसका थोड़ा घूम जाएगा। गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य में अपने को चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के बारे में मैंने पढ़ा दिया, ये इसके वीडियो डाल रखे हैं सबके। उसके बाद स्कंदगुप्त के बारे में, उसके बाद गुप्तों का समाज व इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य के बारे में, और गुप्तों की राजनीतिक विचारधारा के बारे में। ये अपने को पढ़ना कौन सी यूनिट में? चौथी यूनिट में। कौन सी यूनिट में? चौथी यूनिट में, ठीक है। और अब जो है आपकी वह लास्ट यूनिट, कौन सी यूनिट है? लास्ट। और लास्ट यूनिट में आपका इसमें क्या क्या चीज़ डाली है वो देखिए। लास्ट यूनिट थोड़ी छोटी है, इसमें कोई ज़्यादा, इंडियन द पोस्ट गुप्त पीरियड, यानी गुप्तों के साथ गुप्तों के बाद का भारत, यानी गुप्त साम्राज्य एक प्रकार से समाप्त होगा, उसके बाद में भारत में क्या स्थिति होगी? गुप्तों के बाद का भारत। उसके बाद वर्धन वंश के साथ में इसमें क्या दिया गया है? हुण वंश। उसके बाद में दिया गया है थानेश्वर के बारे में, ठीक है। उसके बाद दिया है इसमें सोशल रिलीजन्स एंड इकोनॉमिक लाइफ ड्यूरिंग द रिलीजन्स ऑफ हर्षवर्धन, यानी हर्षवर्धन के हर्षवर्धन के समय समाज यानी सोसाइटी, रिलीजन्स यानी धर्म, उसके बाद दिया इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के बाद में इसमें दिया गया लाइफ ड्यूरिंग द रिलीजन्स ऑफ, जीवन की राह, यानी उसके बाद इसमें क्या दिया गया है? एलिजेंसी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत का साम्राज्य। ये लास्ट यूनिट में इसमें सब कुछ डाल दिया इसने। यानी इसमें क्या दिया है इकाई 5 में, यानी गुप्तों के बाद, यानी आपने सबसे पहले हम महाजन पद से पढ़ रहे थे, महाजन पद काल में क्या होगा? 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली कौन? मौर्य, मगध के ऊपर सबसे पहले कौन अधिकार करेगा? मगध के ऊपर सबसे पहले हर्यक वंश आएगा, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, और मौर्यों के बाद में छोटी छोटी शक्तियाँ अनेक प्रकार से महाजन पदों में शक्तियाँ विभाजित होती है। उनके बाद फिर भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने का कार्य करता है गुप्त साम्राज्य। गुप्तों के बाद आता है वर्धन वंश के बाद हुण, कुषाण, सातवाहन, शक वंश, ये सारे अनेकों प्रकार के इनकी छोटी छोटी शक्तियों के बारे में अपने को जानना है। तो इसके बाद में गुप्तों के बाद का भारत, ठीक है, 5 यूनिट में। तो यार वर्धन वंश के बारे में अपने को हर्षवर्धन के बारे में जानना है। हर्षवर्धन के बारे में अपन राज्यवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, प्रभाकर वर्धन के बारे में पढ़ेंगे, यानी थानेश्वर इनकी जो क्षेत्र हुआ करता था इसके बारे में अपने को किस प्रकार से, ये महाजन पद तो नहीं था लेकिन जनपद जरूर था, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हर्षवर्धन के काल में, यानी हर्षवर्धन जब भारत का राजा बना था उसमें समाज कैसा था, धर्म कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, जीवन किस प्रकार से हुआ उस समय, मतलब भारतीय संस्कृति किस प्रकार से पुनर्जीवित हो रही थी वो, और प्राचीन भारत का साम्राज्य किस प्रकार से दोबारा फिर एक प्रकार से दोबारा व्यवस्थित हुआ, ये सारा अपने को किस प्रकार में जानना है, इस यूनिट में जानना है। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? BA बीएड सेकेंड ईयर। देखिए इसमें आपकी ये जो पुस्तक है ना, ये लगभग मैंने पूरी करवा रखी है। आपको मैंने देखो मौर्य करवा दिया, गुप्त करवा दिया, वर्धन वंश करवा दिया, ठीक है। कुछ अगर टॉपिक बचे होंगे तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। यानी मौर्य गुप्त मैंने करवा दिया, और सिंधु सरस्वती ये जो सभ्यता है ये एक टॉपिक बचा, ये करवा दूंगा थोड़े बहुत दिन में। तो ये आपको क्या करना है, आपकी कुल इकाई कितनी हो गई? इकाई आपकी कुल 5, ठीक है। और आपके जो पेपर होगा मेन,
पेपर होगा 80 नंबर होगा। कितने नंबर का? 80। और एक आपको फाइल बनानी पड़ेगी, यानी कॉलेज के अंदर आपको इंटरनली कुछ काम करना पड़ेगा और वो कार्य करोगे तो आपको उसके 20 नंबर मिलेंगे। तो 20 नंबर का कुल कितना हो गया? 100 नंबर का। ये आपका सिलेबस है। तो एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ज़रूर देखोगे तो आपको सिलेबस आपके सामने होगा। फिर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उस वीडियो के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसमें मिलान करना है भी मैंने कौन कौन सी वीडियो, आपको क्या करना है, हिस्ट्री बाय रावनिवास सर आप लगाओगे ना तो उसमें आप सर्च करोगे गुप्तकाल को या किसी और को, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपके हर एक बारीकी से सारी की सारी चीज़ें समझाई है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप सर को फ़ोन कर सकते हो, आप उनको बता देना कि ये दिक्कत आ रही है तो वो मेरे को बता देंगे, मेरे को सूचना दे देंगे। ठीक है ना, तो सारी की सारी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता देना। आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।